जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारा कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, उसके ऊपर जब भी हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारी सॉलिड मटेरियल की जो मैकेनिकल जो प्रॉपर्टीज है उनमें क्या चेंजेस आते हैं। तो हमारे सिलेबस में 3 तरह की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिन्हें हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हमारे सॉलिड जो मटेरियल है उसकी इलास्टिसिटी के बारे में, यानी कि प्रत्यास्थता के बारे में। इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता के बारे में। सेकंड जो प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है स्ट्रेस के बारे में, यानी कि प्रतिबल के बारे में। जो थर्ड जो प्रॉपर्टीज है जिसे हमें स्टडी करना है स्ट्रेन यानी कि विकृति के बारे में। ठीक है। इन तीनों प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा जो स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, यानी कि कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है उसके ऊपर जब हम स्ट्रेस को बढ़ाएंगे तो उसका जो स्ट्रेन यानी कि जो विकृति में क्या चेंजेस आएंगे। तो उसके अंदर एक ग्राफ है जिसको हमें सीखना है। तो दोस्तों इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में स्टडी करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और है जिनको हमें स्टडी करना होगा। जैसे हमारा हुक्स का लॉ है। हुक्स का लॉ पढ़ने के बाद में हम देखेंगे हमारा जो इलास्टिक मॉड्यूल्स यानी कि जो प्रत्यास्था गुणांक है वो क्या होता है। तो इनमें 3 तरह के जो प्रत्यास्था अलग-अलग तरह के गुणांक हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और सबसे लास्ट में हम देखेंगे हमारा जो पॉइज़न रेशो है। दोस्तों आईआईटी और नीट के एग्जाम में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में हमसे पूछे गए हैं। तो हम देखेंगे कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं। उन क्वेश्चंस को हमें किस तरह से आंसर करना है। तो आज की वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हमें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किसी भी मटेरियल को आप सॉलिड मटेरियल कब कहेंगे। तो कोई भी मटेरियल है अगर उसका साइज और उसका जो वॉल्यूम है वो अगर फिक्स है तो उस कंडीशन के अंदर उस मटेरियल को हम क्या कहेंगे, सॉलिड मटेरियल कहेंगे। तो इसी आधार पर हम सॉलिड मटेरियल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और 2 पार्ट कौन-कौन से होंगे उसके? जो फर्स्ट टाइप है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि जो सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, या इसको हम नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड भी बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है उसको भी हम देख लेते हैं। जो हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें हमारे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें हमारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सीक्वेंस में है। जबकि हमारा जो नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड मटेरियल होता है उसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक सीक्वेंस में नहीं होते। तो दोस्तों हमारा जो क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन जो सॉलिड मटेरियल है उनमें क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम किसी और लेक्चर वीडियो के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे हमारा सॉलिड मटेरियल है वो कैसा होता है और उनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। ठीक है। तो हम जानते हैं हमारा कोई भी सॉलिड मटेरियल है वो एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक है। और हमारे जो ये एटम्स होते हैं वो आपस में किसी बॉन्ड के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, यानी कि कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है। तो किसी भी सॉलिड मटेरियल को आप एक स्प्रिंग मास सिस्टम से मिलकर बना हुआ मान सकते हो, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। इसमें हमारा ऑरेंज कलर के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, जबकि ये जो स्प्रिंग है ये क्या दिखा रही है, इन एटम्स के बीच में जो बना हुआ एक जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ये यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। दोस्तों अब जरा सोच समझ कर बताइएगा, अगर हम इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करें, ठीक है, और कुछ समय के बाद में इस एफ फोर्स को हटा दें, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा। तो देखिए हम जानते हैं हमारे पास में 2 तरह के सॉलिड मटेरियल होते हैं। पहला कौन-सा है? ये आप एग्जांपल में देख सकते हो। एक तो हमारे पास में ये कैंडल स्टिक आप देख रहे हो और दूसरा हमारे पास में एक स्प्रिंग है। ठीक है ना? दोनों ही क्या है? सॉलिड मटेरियल है। परंतु क्या होता है जब हम कैंडल के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और कुछ समय के बाद में एफ फोर्स हटा लेते हैं, तो क्या कैंडल है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के अंदर यानी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाती है? आप कहेंगे नहीं आएगी। यानी कि कैंडल को अगर हम अपने हाथों से अगर पंच करें तो कुछ समय के बाद में वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आएगी। जबकि स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आप किसी तरह से चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आप एफ फोर्स अप्लाई कीजिएगा या फिर लेफ्ट टू राइट आप उस पर एफ फोर्स अप्लाई कीजिएगा। जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करते हैं, अपना जो स्प्रिंग है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाती है। तो आप क्या देख रहे हो कि फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियर है वो शो कर रहा है। ठीक है। किसी भी सॉलिड मटेरियल को उसके बिहेवियर के आधार पर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और वो 2 पार्ट कौन-कौन से होंगे? एक तो होगा हमारा जो इलास्टिक और एक होगा अपना प्लास्टिक बिहेवियर। तो हमारा जो मोम है वो क्या है? एक प्लास्टिक बिहेवियर का सॉलिड मटेरियल है, जबकि हमारा जो स्प्रिंग है वो किस तरह का है? हमारा इलास्टिक बिहेवियर का सॉलिड मटेरियल है। ठीक है ना? तो इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों हम किसी भी सॉलिड मटेरियल के ऊपर जब भी कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं और उस एक्सटर्नल फोर्स को जब हम हटा लेते हैं,
तो जब हमारा सॉलिड मटेरियल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है, तो उस सॉलिड मटेरियल के उस प्रॉपर्टी को या उस गुण को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता के नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम को आपको याद रखना है। इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी या एक ऐसा गुण जिसकी वजह से जब उस पर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है और उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाने के पश्चात हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाए। तो अब जरा मुझे बताइए, जो हम यहाँ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस एक्सटर्नल फोर्स को क्या कहते हैं? इस एक्सटर्नल फोर्स को हम बोलते हैं विरूपक बल। क्या बोलते हैं? विरूपक बल। या फिर एक दूसरा नाम और है इसका, बताइए जरा, डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी कि किसी भी सॉलिड मटेरियल के अंदर उसकी लंबाई है, चौड़ाई है या उसका आयतन है, उसमें चेंजेस लाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे। अब दोस्तों जरा सोच समझ कर मुझे बताइएगा कि जब हम इस सॉलिड मटेरियल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स को हटाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो इंटरनल फोर्स यहाँ लग रहा होगा। इसी इंटरनल फोर्स की वजह से तो हमारा सॉलिड मटेरियल है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ रहा है, आ रहा है ना? तो यहाँ पर देखिए कोई ना कोई एक इंटरनल फोर्स तो वर्क कर ही रहा है। इसी इंटरनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। या फिर एक इसका दूसरा नाम है, क्या है? प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल। तो अभी तक तीन चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। कौन कौन सी तीनों चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। तो दोस्तों अभी तक हमने सीखा कि हमारा कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, उस सॉलिड मटेरियल के ऊपर जब भी हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उस सॉलिड मटेरियल की जो शेप है या साइज है या वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स या फिर विरूपक बल कहेंगे। ठीक है? जब भी हम सॉलिड मटेरियल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारी सॉलिड मटेरियल के अंदर उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है ना? अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में बॉन्ड है या स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होती है कि ये अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन में आने का प्रयास करते हैं। तो उसी वजह से यहाँ पर हमारी सॉलिड मटेरियल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करता है, जो कि इस सॉलिड मटेरियल को अपनी वापस स्टार्टिंग पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। तो इसी रिस्टोरिंग जो फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल, जिसको हम एफएस से डिनोट करते हैं। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट के ऊपर पहुँचते हैं, और वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है? देखिए, जब हम हमारे सॉलिड मटेरियल के ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा जो सॉलिड मटेरियल है उसकी शेप या साइज में चेंजेस आ जाते हैं। उस चेंजेस का विरोध करता है कौन? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, और इसको क्या करते हैं? इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है? और कुछ समय के बाद में हम देखेंगे कि जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को हटा लेते हैं, हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है। ठीक है ना? अब न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो हमें क्या समझाता है? न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है कि हर एक एक्शन का इक्वल परंतु अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो यानी कि जितना इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, उतना ही और इक्वल मात्रा के अंदर इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास इलास्टिसिटी की एक कंडीशन आ जाती है कि कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है वो पुनित प्रत्यास्थ होगा, यानी कि प्योर इलास्टिक होगा, अगर उस पर जो अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स है वो किसके बराबर हो? रिस्टोरिंग फोर्स के, रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो सॉलिड मटेरियल है वो पूर्ण प्रत्यास्थ होगा। ठीक है? तो दोस्तों नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्ट्रेस या प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है? जब भी हम किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं, यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या होगा? हमारे इस सॉलिड मटेरियल के अंदर कुछ एटम्स होंगे वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से यहाँ हमारे सॉलिड मटेरियल के अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो वर्क करेगा। ठीक है ना? इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स वर्क करेगा, और इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा ये जो सॉलिड मटेरियल है वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है? तो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है, उसी रिस्टोरिंग फोर्स का जो माप है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबल बोलते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक सॉलिड बॉडी है
जिसके ऊपर कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम Fs से डिनोट करते हैं। तो इस सॉलिड मटेरियल के पर यूनिट एरिया के ऊपर जो लगने वाला जो रिस्टोरिंग फोर्स है, उस रिस्टोरिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस या प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना है। अब हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कोई भी सॉलिड मटेरियल है, उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है और अपना जो डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है वो इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक की कंडीशन यही है, F इक्वल्स टू एफ एस। तो आप क्या कहोगे कि हमारा जो प्रतिबल है वो किसके बराबर होगा, F बाई ए के बराबर होगा। और F क्या है, जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वही तो है। आप क्या कहोगे, जो बाह्य बल हम अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, वही किसके बराबर होगा, प्रतिबल के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 3 फॉर्मूले हैं आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस या प्रतिबल को आप हिंदी या इंग्लिश में अपनी सुविधा के अनुसार है, इसको नोट कर लीजिएगा कि हमारा जो स्ट्रेस है वो किसके बराबर होता है, रिस्टोरिंग फोर्स बाई एरिया के, या फिर हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स बाई एरिया के, या जो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ हम अप्लाई जो कर रहे हैं बाई एरिया के बराबर होगा। अब जरा बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो हमारा जो स्ट्रेस या जो प्रतिबल है वो किसके बराबर है, अप्लाइड फोर्स जो एक्सटर्नल हम अप्लाई कर रहे हैं बाई एरिया के। ठीक है, अब जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, आप कहेंगे न्यूटन, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गई। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल। ठीक है, अब जरा मुझे बताइए कि हमारा जो प्रतिबल है या स्ट्रेस है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो ये ना ही तो अपनी वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही ये स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक टेंसर राशि है, यानी कि प्रदिश राशि है, प्रदिश राशि है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। यूनिट भी याद रखनी है, पास्कल, और ना ही ये वेक्टर है ना ही स्केलर है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि प्रतिबल है वो कितने प्रकार से हो सकता है। तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास में फर्स्ट जो एक स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास में कोई भी एक बेलन है या सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर हम दो तरह से फोर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट टाइप के अंदर हम फोर्स है वो इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, जबकि जो सेकेंड टाइप है उसमें फोर्स है हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। ओके, तो जरा मुझे बताइए कुछ समय बाद में क्या होगा, जब हम इसके अनुप्रस्थ काट के डायरेक्शन के अंदर इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद में हमारा जो सिलेंडर है वो कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा ना। जबकि आप सेकंड जो केस देखेंगे, उसमें जब सिलेंडर को दोनों किनारों से पकड़कर जब हम किसी एफ फोर्स से उसको खींचेंगे, तो वो सिलेंडर है हमारा, उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगी ना। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेंडर है, सिलेंडर की लंबाई में वृद्धि हो रही है, किसकी वजह से, एक्सटर्नल एफ फोर्स लगाने की वजह से। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर हमारा जो स्ट्रेस है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, स्ट्रेस हमारा लगेगा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट टाइप का जो स्ट्रेस है, उसके अंदर हमारा जो एक्सटर्नल जो फोर्स हमें अप्लाई कर रहे हैं वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, और हमारा जो प्रतिबल यानी कि जो स्ट्रेस है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, यानी कि नॉर्मल है। इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा एन से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि नॉर्मल है। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, दोनों में याद रखना है आपको। ठीक है, अब आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पर एक कंडीशन हमारे पास में ऐसी आती है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ में कमी आ रही है, जबकि जो सेकंड जो कंडीशन है उसमें लेंथ में वृद्धि हो रही है। तो उसी आधार पर हम क्या कहेंगे, देखिए पहला है उसमें कमी आ रही है, इसी कारण हम इसे बोलेंगे संपीड़न प्रतिबल, क्योंकि लंबाई में कमी हो रही है, यानी कि कंप्रेस हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस स्ट्रेस हो रहा है। सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर आप क्या कह रहे हो कि इसमें जो लेंथ है उसमें वृद्धि हो रही है, यानी कि तनन प्रतिबल, तनन प्रतिबल। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का स्ट्रेस हो गया। तो जरा बताइए हमारा जो नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर अपना आ जाएगा जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स बाई पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर एरिया कौन सा है, एरिया सिलेंडर के लिए हम ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, अगर सिलेंडर के लिए बजाय यहाँ पर कोई एक क्यूब होती, इस तरह से कोई भी एक चौकोर प्लेट होती या कुछ भी होती और उस पर भी इस तरह से अपने फोर्स अप्लाई कर रहे होते, तो उसका भी हम यहाँ वाला जो एरिया है किनारे वाला वो एरिया ही लेते। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस है वो किसके बराबर होगा, एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। अब जरा सेकंड टाइप और देख लेते हैं।
तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई क्यूब है जिसकी वन साइड है वो ग्राउंड के साथ बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। अब इस क्यूब पर कोई एक टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है। इस एफ फोर्स को अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, इसका जो नीचे वाला जो बेस होगा वो तो क्या रहेगा, अपनी जगह फिक्स रहेगा, परंतु ऊपर वाला जो किनारा है इस एफ फोर्स की वजह से थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमारा जो क्यूब है वो कुछ इस तरह की नई स्ट्रक्चर है उसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रतिबल है वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, वो भी इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि स्पर्श रेखीय दिशा में ही लगेगा, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्शी प्रतिबल। क्या बोलेंगे, स्पर्शी प्रतिबल, यानी कि टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलेंगे, जिसे हम सिग्मा टी से डिनोट करते हैं। इसके अलावा इसका एक नाम और है, एक नाम और क्या है, अपरूपण प्रतिबल। उसको भी याद रखिएगा, क्या नाम है, अपरूपण प्रतिबल। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू बराबर होगी सिग्मा टी इक्वस टू हमारा आ जाएगा एफ टी, यानी कि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एफ टी बाई जो एरिया ए, ठीक है। तो इसे हमें याद रखना है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर क्या होता कि हमारा ये जो सॉलिड मटेरियल है उस पर कोई भी जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं वो कुछ इस तरह से लग रहा होता, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो स्पर्शीय प्रतिबल और या फिर अपना जो नॉर्मल जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू क्या होती। तो इसके लिए हम क्या करते, यहाँ पर जो अप्लाइड जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके कंपोनेंट बनाते सबसे पहले। तो एक तो यहाँ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा एफ कोस थीटा, और यहाँ पर एक फोर्स लगेगा हमारा इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, एफ साइन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर जरा मुझे बताओ एफ कोस थीटा वो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी कि हमारा जो अपरूपण प्रतिबल यानी कि सिग्मा टी है वो किसके बराबर होता है, एफ कोस थीटा। और एरिया कितना है, मान लेते हैं ये वाला जो एरिया है वो ए है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा जो नॉर्मल जो स्ट्रेस लग रहा होता या अनुदैर्ध्य प्रतिबल लग रहा होता वो कितना होता, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में आ जाती है सिग्मा एन इक्वस टू एफ साइन थीटा बाई ए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जबकि हमारा जो टेंजेंशियल या फिर अपरूपण प्रतिबल है वो हमारा जो सतह है सतह के समानांतर डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। काफ़ी सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो थ्योरेटिकल वाला जो पोर्शन है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार। तो इसके बाद में हम थर्ड टाइप का जो स्ट्रेस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास में कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है जिसके ऊपर हम कोई एक एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम जो एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई कर रहे हैं उसकी कुछ कंडीशनें हैं जिनको हमें देखना है। पहली क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो हमने एफ फोर्स लगाया है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि नॉर्मल होना चाहिए। सेकंड क्या कंडीशन है, यहाँ पर जो हम एफ फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं वो सभी डायरेक्शन से इक्वल होना चाहिए। यहाँ इक्वल फोर्स से हम क्या समझ रहे हैं कि हमारा जो सॉलिड मटेरियल है उसके ऊपर फोर्स अब कुछ इस तरह से अप्लाई किया जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारे सॉलिड मटेरियल की जो शेप है वो चेंज ना हो, सिर्फ क्या चेंज हो, वॉल्यूम में। यानी कि वॉल्यूम चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, यानी कि इंक्रीज हो या डिक्रीज हो फोर्स अप्लाई करने की वजह से, परंतु शेप है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो पर यूनिट एरिया के ऊपर जो इंटरनल जो रिस्टोरिंग जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयतनी प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिबल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस, जिसे हम सिग्मा वी से डिनोट करते हैं। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, सिग्मा वी की वैल्यू बराबर होगी अपना जो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एफ और पर यूनिट एरिया ए, इन दोनों के बराबर होगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। परंतु यहाँ पर कंडीशन है वो हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो एक तो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो हमारा जो शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, शेप है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, नो चेंज। सिर्फ चेंज किस में होगा, ओनली इन वॉल्यूम, ओके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सबसे पहले पढ़ा इलास्टिसिटी के बारे में, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेस के बारे में।
स्ट्रेस में हमने 3 तरह के स्ट्रेस है वो स्टडी किए हैं। सबसे पहला हमने स्टडी किया कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ में हम या तो कमी कर दें या उसकी लेंथ में हम वृद्धि कर दें, यानी कि जो नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में देखा, यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि अगर हम एक्सटर्नल जो फोर्स है उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगाएं, यानी कि अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, अपना टेंडेंशियल स्ट्रेस है वो क्या होता है। इसके बाद में हमने देखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है वो कुछ इस तरह से लगाएं कि उसके वॉल्यूम में चेंज हो जाए, उसके शेप में चेंज ना हो, तो क्या होता है उस कंडीशन के अंदर जो हमारा स्ट्रेस जो लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेस बोलते हैं, यानी कि आयतन प्रतिबल बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की लेक्चर वीडियो में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कभी कोई और वीडियो बनाकर उस पर हम फिर से डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।